अपने कमरे की छोटी सी खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस कमरे से निकलूं और उस दृश्य का हिस्सा बन जाऊं। ये रंगीनी, ये खुशबू, ये आवाज़ें, ये सब मेरे दिल को अपनी तरफ खींचती थीं। बचपन से मैं ये सब देखती आई थी, सुनती आई थी, लेकिन कभी उस जगह का हिस्सा न बन सकी थी। शायद मेरी किस्मत इसी कमरे तक सिमट कर रह गई थी। मैंने जब से होश संभाला था अपने आसपास यही सब कुछ देखा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सबसे बहुत दूर थी और इसकी वजह रमाबाई थी। रमाबाई इस कोठे की बड़ी तवायफ थी। उसके हुक्म से यहाँ सब सांस लिया करते थे और वही तय करती थी कि कब कौन सी लड़की मुजरा करेगी तो कौन सी मर्दों का दिल लुभाएगी। मैं जब भी यहाँ मौजूद लड़कियों को मुजरा करते देखती तो मुझे लगता कि मैं इन लोगों से अच्छा नाच सकती हूँ। इन सब से कहीं ज़्यादा खूबसूरत भी थी। मेरे अंदर वो अदाएँ थीं जो यहाँ की किसी लड़की में नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि रमाबाई ने मुझे दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा था। यहाँ आने वाला हर ग्राहक मेरी मौजूदगी से बेखबर था। काफ़ी देर से मैं मुजरा देख रही थी। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैं खुद ही अपने कमरे में झूमने लगी थी। मेरे पाँव इतनी तेज़ी से थिरक रहे थे जैसे मैंने बाकायदा मुजरा सीखा हो, जबकि मैंने बिल्कुल भी मुजरा नहीं सीखा था। इस कोठे की सारी लड़कियों को मुजरा सिखाने के लिए मास्टर जी आते थे, लेकिन रमाबाई तो मुझे उनके पास भी जाने नहीं दिया करती थी। जब मैं नाचते नाचते थक गई तो गिर पड़ी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं इस तन्हाई भरी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। अब तो मेरा दिल चाहता था कि मैं खुद ही लोगों के बीच में जाऊं और बताऊं कि मैं भी हूं, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद होता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और रमाबाई अंदर चली आई। आते ही उसने मेरे माथे के ऊपर चूम लिया और कहने लगी, गुड़िया, आज तो बता दो, आखिर कितना इंतज़ार करवाओगी। मैंने नफ़रत से उसे देखा और कहा कि मुझे नहीं पता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें क्या जानना है, मुझे नहीं मालूम। मेरे पास तुम्हें बताने को कुछ नहीं है। मेरी सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने गुजरी है। पता नहीं फिर क्यों तुम अपने सवालों से मुझे परेशान करती रहती हो। मुझे बाहर जाना है, लोगों से मिलना है। कब तक मैं इस तरह की ज़िंदगी गुजारूंगी। रमाबाई ने मेरे पैर पकड़ लिए और अपनी गोद में रख कर मेरे पैर पर हाथ फेरने लगी। मुझे प्यार से पुचकारते हुए कहने लगी, मैं तेरी बहुत सेवा करूंगी। सारी ज़िंदगी मैं तेरी गुलाम बनकर रहूंगी। बस एक बात ही तो पूछ रही हूँ, क्यों नहीं बताती? देख, मेरे बाद तू इस कोठे की मालकिन तक बन सकती है। मैं तो तेरे पैर धोकर पीने के लिए तैयार हूँ, मगर तुझे खुद अपने आप पर तरस नहीं आता तो मैं क्या तुझ पर तरस खाऊंगी। मैंने गुस्से से अपने पैर रमाबाई के हाथों से छुड़वाए और कहा कि नहीं मालूम मुझे कुछ भी। कितनी बार यही बात कहूँ? तुम बहरी हो या पागल हो? समझ नहीं आता तुम्हें? मेरी बात सुनकर रमाबाई ने एक अजीब सी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, तू भी अपनी माँ की तरह ज़िद्दी है। तेरी माँ भी ये राज अपने सीने में लिए चली गई और तू भी नहीं बताना चाहती। मैं जानती हूँ, तुझे सब मालूम है। तेरी माँ जाते जाते तुझे हर राज बता कर गई है, इसीलिए ज़्यादा भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। रमाबाई ने नफ़रत से मेरे चेहरे पर थूका और कमरे से निकल गई। मैं जानती थी अब वो 2 रातों से पहले नहीं आएगी, और आएगी तो फिर यही सवाल पूछेगी। मैं 10 साल की थी जब मेरी माँ इस कोठे पर नाचती नाचती एड्स जैसी बीमारी का शिकार होकर मर गई थी, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बता कर गई थी। ना कोई राज, ना कोई बात। मैं तो उनसे आखिरी समय में बात तक नहीं कर सकी थी। मगर पता नहीं रमाबाई को किसने कह दिया था कि मेरे पास कोई राज है। वो किस राज के बारे में पूछा करती थी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था। मैं तंग आ चुकी थी। वो कभी प्यार से बात करती तो कभी नफ़रत से थूक देती, कभी मारपीट पर उतर आती तो कभी मेरे लाड उठाने लगती। बस उसे किसी भी कीमत पर वो राज चाहिए था। रमाबाई चली गई थी और मैं एक बार फिर उसी अंधेरे कमरे में रह गई थी जहाँ मेरी माँ ने सिसक कर दम तोड़ दिया था। मेरा बाप कौन था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी माँ बहुत ही अच्छी औरत थी। उसे हालात ने यहाँ पहुँचा दिया और हालात से लड़ते लड़ते ही वो मर गई थी। जाते जाते वो मुझसे कह गई थी कि जो पाप से भरी ज़िंदगी मैंने गुजारी है, मैं चाहती हूँ कि कभी उसका साया भी तुझ पर ना पड़े। जब तक मेरी माँ जिंदा थी उसने सबसे लड़ कर मुझे इस कोठे की रंगीनी से बचा कर रखा। तो उस वक्त रमाबाई हर वक्त माँ को डराती और मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश करती। वो माँ से यही कहती कि तेरी बेटी सोने की चिड़िया है और ये चिड़िया मुझे लाख रुपए की कीमत दिलवाएगी। माँ हर बार सामने आ जाती और रमाबाई से कहती कि अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। माँ की जिस दिन मौत हुई मुझे लगा कि मेरे सर से किसी ने छत छीन ली हो। मुझे डर सताने लगा कि अब रमाबाई मेरे साथ क्या करेगी।
मुझे यकीन था कि वो मेरे पास आएंगी, मेरा हाथ पकड़ते हुए खींच कर ले जाएगी और किसी ग्राहक के आगे फेंक देगी। लेकिन हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब रमाबाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं माँ के मरने के बाद ऐसा क्या हो गया था कि रमाबाई ने एक बार भी मुझे उस कमरे से नहीं निकाला था। वो तो किसी राज की खोज में पड़ गई थी और वो राज जो मेरी माँ को मालूम था और रमाबाई को लगता था कि अब वो राज मुझे मालूम है। मेरी माँ को मरे अब 7 साल होने वाले थे। मैं 17 साल की हो रही थी और अब तक इसी कमरे में थी। गुजरे 7 सालों में कुछ भी नहीं बदला था, ना मेरी तन्हाई, ना रमाबाई के सवालात। कई बार मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन इस कोठे की ऊंची ऊंची दीवारों को फलांगना हम जैसी मासूम लड़कियों के बस की बात भी तो नहीं थी। यहाँ हर तरफ रमाबाई के आदमी लगे हुए थे जो हम लड़कियों पर कड़ी नज़र रखते थे। और फिर जब रमाबाई को पता चला कि मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ तो उसने मुझ पर और ज़्यादा कड़े पहरे कर दिए थे। उस दिन के बाद से तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया। 2 दिन के बाद फिर से गुस्से में फिर रमाबाई मेरे कमरे में आ गई। मेरे पैरों को खुद पानी से धुलाने लगी और फिर मुझे पायल पहनाते हुए कहने लगी, देखो तुम्हारे पैरों पर कितनी जचती है ना? सोचो अगर मैं घुंघरू बांध कर तुम्हें मुजरा करने दूंगी तो कैसी महफिल बंधेगी। यहाँ आने वाला हर ग्राहक तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी भी भारी कीमत लगे, इस कोठे में तुम्हारी ख़ास हैसियत हो? उनकी बात पर मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखने लगी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसकी अगली बात क्या होगी और वही हुआ। रमाबाई ने फिर वही बात दोहरा दी थी और कहने लगी कि बस एक बार वो बात बता दो, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हें क्या बताया था? इस बार तो मैंने रमाबाई के मुंह पर थूक दिया और कहा कि नहीं मालूम मुझे कुछ भी, और अगर पता भी होता तो तुम्हें कुछ न बताती। पता नहीं क्यों मैं गुस्से में ऐसा कह गई थी, जिसकी वजह से वो भी गुस्से में से भर गई। उसने मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारे थे। मेरा सिर जाके टेबल के किनारे से टकरा गया था। उसकी आंखें शोला उगल रही थी। उसका बस चलता था वो मेरी जान ले लेती, लेकिन शायद वो राज इतना कीमती था कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो मेरी जान नहीं ले सकती थी। रमाबाई मुझे बंद करके चली गई तो मैं बिस्तर पर लेट गई। मेरे माथे से खून बह रहा था, लेकिन तकलीफ़ का एहसास बिल्कुल भी नहीं था। शायद मैं इस तकलीफ़ की आदी हो चुकी थी। अपनी माँ के तकिए पर आंसू बहाते हुए मैं सोचने लगी कि ये किस राज की बात करती है। ऐसा क्या पता था मेरी माँ को जो रमाबाई के लिए जानना इस कदर ज़रूरी है कि मैंने उसके मुंह पर थूक दिया, फिर भी उसने मेरा गला तक नहीं दबाया। यही सोचते सोचते मेरे सर में टीसें उठने लगीं। अक्सर ही मेरे सर में दर्द होता था, लेकिन ये टीसें तो आज बढ़ती ही जा रही थीं। शायद ये इस चोट का असर था जो टेबल से टकराने पर मेरे सिर पर लगी थी। मेरी नज़र मेरे हाथों पर पड़ी तो वो लाल हो रहे थे। शायद दर्द की शिद्दत से मैंने मुट्ठियाँ बंद की थीं और ये उसी का नतीजा था। मैं अपने सर ज़ोर ज़ोर से तकिए पर मारने लगी कि शायद इस तरह दर्द कुछ कम हो जाए। काफ़ी देर गुजरी, लेकिन दर्द था कि कम ही नहीं हो रहा था। और फिर कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैं चौंक उठी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक ही रात में रमाबाई 2 बार मेरे कमरे में आई हो। कुछ देर पहले ही तो वो गुस्से में निकली थी। क्या सच में वो मेरी जान लेने आ गई थी? ये सोचकर मैं घबरा गई थी। मेरी नज़र दरवाजे पर जमी हुई थी। ताला खुला था और फिर मैंने देखा दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाली रमाबाई नहीं बल्कि चंपा थी। वो इस कोठे की एक पुरानी तवायफ थी, लेकिन आज तक वो कभी मेरे कमरे में नहीं आई थी। मैं हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। उसका यहाँ क्या काम था? क्या रमाबाई ने उसे यहाँ भेजा था? वो मुझे मारने के लिए आई थी, या फिर वो भी वही सवाल पूछने आई थी जिसका जवाब रमाबाई को नहीं मिल रहा था? मगर चंपा के अंदाज देखकर मुझे लग रहा था कि बात कोई और ही है। वो बिल्कुल चोरों की तरह मेरे कमरे में आई थी। आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था और दबे पाँव मेरे बिस्तर पर चली आई थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो रमाबाई से नज़र बचाकर यहाँ आई थी। वो मेरे बिस्तर पर बैठी और मेरे सर से निकलता खून देखकर उसने अपने दुपट्टे को फाड़कर मेरे सर पर पट्टी बांध दी थी। टेबल पर रखा गिलास उठाकर मुझे पानी पिलाया। मेरे माथे को चूम कर कहने लगी, पता है गुड़िया, तुम मुझे बेटी की तरह प्यारी हो। तुम्हारी माँ मेरी पक्की सहेली थी। हम दोनों हमेशा साथ रहे हैं। वो तुम्हें लेकर बहुत चिंता में रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम इस कोठे पर मुजरा करो, दूसरे मर्दों के बिस्तर की रखेल बनो। तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी औरत थी। उसे तुम्हारा बाप यहाँ बेच कर गया था। तुम्हारी माँ का संबंध एक बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी और यही देखकर तुम्हारे बाप ने उससे शादी की थी। लेकिन दूसरी शादी उसने एक रईसजादी से भी की थी, जिसने अपने घर वालों से छुपकर तुम्हारी माँ को बीवी बना लिया। और फिर जब तुम्हारे बाप के घर वालों को पता चला कि तुम्हारे बाप ने एक गरीब लड़की से दूसरी शादी की हुई है
उन्होंने तुम्हारे बाप को मजबूर किया कि वो तुम्हारी माँ को छोड़ दे। तुम्हारा बाप अक्सर अपनी अय्याशी की खातिर हमारे कोठे पर आया करता था, इसीलिए जब उसे तुम्हारी माँ को छोड़ने का कहा गया तो उसने सोचा क्यों ना लगे हाथों पैसा भी बना लिया जाए। उसे तुम्हारी माँ से मोहब्बत तो थी ही नहीं, वो तो बस वक्ती तौर पर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, जो शादी के नाम पर वो ये काम कर चुका था। इसीलिए उसने तुम्हारी माँ को तलाक दी और फिर यहाँ लाकर रमाबाई के हाथों भेज दिया। तुम्हारे बाप को नहीं मालूम था कि तुम्हारी माँ पेट से है, और ये बात तुम्हारी माँ को भी नहीं पता थी। जब तुम्हारी माँ यहाँ आई तो वो सदमे से बेहाल थी। ये बात उस पर किसी कयामत की तरह थी कि जिस पति के साथ उसने वफादारी की, उस पति ने उसे बेच डाला था। रमाबाई ने तुम्हारी माँ को ये सोचकर उसके हाल पर छोड़ दिया था कि 2-4 दिन में तुम्हारी माँ की हालत संभल जाएगी, लेकिन 2-4 दिनों में ये बात खुली कि तुम्हारी माँ पेट से है। रमाबाई ने बहुत कोशिशें की कि तुम्हारी माँ का बच्चा गिर जाए ताकि उसकी खूबसूरती कायम रहे, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत ज़िद्दी थी, वो ना मानी। उसने ना ही कोई दवा खाई और ना ही कोई बच्चा गिराने के लिए कोई तरीका इस्तेमाल किया। वो हर वक्त अपने काम में रहती, अपने कमरे में रहती और अपने भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर ना जाने क्या क्या प्रार्थनाएं करती रहती। मेरी उससे बड़ी गहरी दोस्ती होती चली गई और मैं जान गई थी कि वो बहुत अच्छी है। वो इस गंदगी के दलदल में नहीं फंसना चाहती थी, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन डाल सकता है। 9 महीने तक उसने अपने आप को बचा लिया, लेकिन जैसे ही तुम्हारी पैदाइश हुई तो रमाबाई ने ज़बरदस्ती उसे नाचने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी माँ दूसरों के बिस्तर तक न जाती, लेकिन उनके आगे मुजरा ज़रूर करती, क्योंकि अगर वो ये ना करती तो रमाबाई तुम्हारा दूध का इंतज़ाम ना करती और तुम भूख से बिलक बिलक कर रोती। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी खातिर अपने आप को दूसरों के आगे पेश कर दिया। दिन गुजरते गए, तुम बड़ी होने लगी और फिर पता चला कि तुम्हारी माँ को एड्स हो गया, क्योंकि तुम्हारे बाप को एड्स था। ये बीमारी वो तुम्हारे बाप से लेकर आई थी। इस बीमारी को तुम्हारी माँ ने अच्छा समझा, क्योंकि सब लोग उससे दूर भागने लग गए। अब ना ही उसे मुजरे की महफिलों का हिस्सा बनाया जाता और न ही किसी मर्द के बिस्तर तक जाने के लिए दबाव डाला जाता। तुम्हारी माँ हर वक्त कमरे में बंद होकर प्रार्थनाएं करती और गीता का पाठ करती रहती। कोई तुम्हारी माँ पर जोर जबरदस्ती करने वाला नहीं था। रमाबाई तो खुद ही उससे मीलों दूर भागती थी और फिर रमाबाई को एक दिन पता चला कि तुम्हारी माँ के पास कोई राज है, जिसकी वजह से इस कोठे को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। रमाबाई ने कई बार तुम्हारी माँ से कहा कि वो राज मुझे दे दो, मगर तुम्हारी माँ ने कभी ज़ुबान न खोली, यहाँ तक कि वो इस दुनिया से चली गई और जाते जाते वो राज मुझे बता गई। उसे इतना समय नहीं मिला था कि वो तुम्हें बता पाती, लेकिन ये बात रमाबाई को नहीं पता चल सकी। उसे यही लगा कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले सारी हकीकत तुम्हें बताई है, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ गई। लेकिन यही बात हमारे लिए अच्छी थी कि रमाबाई को यही लगे कि वो राज तुम्हारे पास है, इसीलिए मैंने ज़ुबान न खोली, क्योंकि जब तक तुम उसे राज नहीं दोगी, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तुम्हें किसी ग्राहक के हवाले नहीं करेगी, ना ही मुजरे के लिए मजबूर करेगी, बल्कि हथेली का छाला बना के रखेगी। वो राज मेरे पास है गुड़िया, जिसके लिए तुम सालों से रोती आई हो, जिसकी वजह से तुम इस कमरे में बंद हो, और जिस राज को जानने के लिए रमाबाई तुम्हारे पाँव तक धोकर पीने के लिए तैयार है। उसने जैसे ही अपना कुर्ता उठाया तो मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। मैंने बेयकीनी से चंपा को देखा और कहा कि ये क्या है? क्या इसके लिए रमाबाई इस कदर पागल है? और तुमने ये बात इतने सालों से मुझे क्यों नहीं बताई? चंपा हंसी और कहने लगी, मुझे सही वक्त का इंतज़ार था और अब वो वक्त आ चुका है, क्योंकि अब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तुमने रमाबाई के मुंह पर थूका है और ये बात उसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं है। अब तक वो तो जैसे तैसे तुम्हें झेल रही थी, लेकिन अब वो तुमसे बदला ज़रूर लेगी। जिस तरह से वो तुम्हारे कमरे से निकली है, मैं जानती हूँ कि वो खामोश नहीं बैठेगी और मैं नहीं चाहती कि तुम उसके बदले की भेंट चढ़ो। इसलिए अब तुम इस राज का इस्तेमाल करो और अपने आप को सुरक्षित करो। आज तक इस राज को तुम्हारी माँ ने यहाँ की दूसरी लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया, आज तुम्हारी बारी है। तुम्हारी माँ के अच्छे कर्म तुम्हारे काम आने वाले हैं। चंपा ने अपने कुर्ते से कागज़ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकाल के मेरे हाथों पर रख दिया और कहने लगी कि मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैंने तुम्हारी माँ से जो वादा किया था आज उसे पूरा कर दिया। मुझे सब कुछ बताकर चंपा वापस चली गई और मैं हक्का बक्का सी उस कागज़ को देखने लगी थी। वह एक बहुत बड़ा कागज़ था और उसमें हवेली का नक्शा था, इस कोठे का नक्शा, और इस नक्शे में एक चोर रास्ता था। और वो चोर रास्ता दूर शायद पुराने वक्त में बनाया गया था। ये हवेली बहुत पुराने ज़माने की थी और उस ज़माने में ऐसे चोर रास्ते बनाए जाते थे ताकि दुश्मन से सुरक्षा की जा सके। लेकिन इस कोठे पर यहाँ ये जो रास्ता और लड़कियों की मदद करता था जो यहाँ से भागना चाहती थी, जिन्हें धोखे से यहाँ लाया जाता था,
या फिर ज़बरदस्ती पकड़ के नक्शा भी पुराने ज़माने का ही था, क्योंकि जगह जगह से मिटा हुआ था। चंपा ने बताया था कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जब मेरी माँ ने गीता का पाठ करना शुरू किया था तो ये नक्शा उसी गीता में मिला था। उस वक्त मेरी माँ को नहीं मालूम था कि ये नक्शा किस चीज़ का है। मेरी माँ ने ये नक्शा चंपा को दिखाया, तब वो देखते ही पहचान गई ये इसी हवेली का नक्शा है, और फिर इन दोनों ने मिलकर वो चोर रास्ता तलाश कर लिया। शायद ये नक्शा अब तक किसी के हाथ इसलिए नहीं लगा था क्योंकि इस कोठे में गीता को खोलने वाला कोई नहीं था, इसीलिए किसी को निकलने का रास्ता भी नहीं मिल सका था। तो जब मेरी माँ ने गीता को खोला तो उन्हें कामयाबी का रास्ता मिल गया। मेरी माँ ने ये कामयाबी अपने लिए नहीं चुनी थी, क्योंकि उन्हें तो वैसे ही कोई पूछने वाला नहीं था, ना ही कोई उसका सौदा करने वाला था। लेकिन यहाँ ऐसी बहुत सी लड़कियाँ आती थीं जिनकी हालत बहुत ख़राब होती और वो वापस भी जाना चाहती थीं। मेरी माँ नक्शे पर मौजूद चोर रास्ते की मदद से उन्हें रातों रात यहाँ से फरार करवा देती। रमाबाई को भनक तक न पड़ती। काफ़ी समय तक तो रमाबाई पागल होती रही कि आखिर उसकी ख़रीदी हुई लड़कियाँ यहाँ से कैसे फ़रार हो जाती हैं। उसने पहरे तक सख्त करवा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी माँ उन लड़कियों को निकलवा कर दम देती, और ये सब मेरी माँ की वजह से ही हो रहा था। ये बात रमाबाई को उस वक्त पता चली जब मेरी माँ का आखिरी वक्त चल रहा था। मेरी माँ मरने वाली थी। उस पर किसी तरह की कोई धमकी असर नहीं करती थी, पर रमाबाई ने बहुत कोशिशें की कि वो नक्शा उसे मिल जाए। वो चाहती तो मुझे और मेरी माँ को मारने के बाद इस राज को हमेशा के लिए राज रख सकती थी, क्योंकि इस चोर रास्ते की ज़रूरत रमाबाई को खुद भी तो थी, क्योंकि अक्सर पुलिस वाले यहाँ आकर रेड मारा करते थे और फिर रमाबाई को लाखों रुपए खिलाने पड़ते थे। अगर ये चोर रास्ता रमाबाई को मिल जाता तो वो अपने ग्राहकों को उस रास्ते से फरार करवा कर लाखों रुपए बचा सकती थी। कोठे पर बड़े बड़े नाम वाले लोग भी आते थे और ये रास्ता उनके लिए भी इस्तेमाल हो सकता था। इस रास्ते का पता चलना रमाबाई को लाखों रुपए का फ़ायदा पहुंचा सकता था। इसीलिए उसने मेरी जान नहीं ली थी, बल्कि मेरे पाँव धोकर पीने लगी थी। अब ये नक्शा मेरे हाथ लग गया था और मुझे इससे फ़ायदा उठाना था। मुझे इस गंदगी के ढेर से निकलना था, और कुछ ही देर में मुझे समझ आ गया था कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मेरे ही कमरे के जिस शेल्फ में है, जिसमें माँ की गीता और भगवान की मूर्ति रखी थी, उसी शेल्फ में से खुफिया दरवाज़ा खुलता था। वो दरवाज़ा एक सुरंग की तरह रास्ते से होकर शहर से बहुत दूर एक सड़क की तरफ जाकर झाड़ियों के बीच निकलता था। मैंने इस नक्शे को वापस गीता में रख दिया कि जो कोई भागना चाहेगा तो अपने लिए खुद रास्ता तलाश कर लेगा, और मैं खुद इस नक्शे पर बने रास्ते के ज़रिए उस हवेली से बाहर निकल आई थी। ये हवेली शहर से काफ़ी दूर जाकर थी, इसलिए जिस रास्ते ने मुझे बाहर निकाला था वो एक जंगली इलाका था। सालों मैंने एक ही कमरे में गुजारे थे, और सालों बाद जब बाहर निकली तो एक जंगल जैसी जगह पर थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। बड़ी मुश्किल से मैं रोड तक पहुंची और फिर एक ट्रक वाले ने मुझे लिफ्ट दे दी। वो जानना चाहता था कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मुझे खुद भी मंजिल का पता नहीं था। मेरी हालत देखते हुए वो मुझे अपने साथ अपने गांव लेकर गया। मुझे पता चला कि ये दिल्ली का कोई गांव है। लोग बहुत ही मिलनसार और अच्छे थे। किसी ने ना पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। सब ने बस मुझे अपना मेहमान बना लिया। जब मुझे यहाँ 2-4 दिन गुजर गए तो मैंने उस ट्रक वाले की पत्नी को अपनी सच्चाई बताई। जब उसे पता चला कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मैं कहाँ से आई हूँ, तो उसने मेरे सर पर हाथ रख दिया। कहने लगी, आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम यहाँ रह सकती हो। उस गाँव का मुखिया नेता था और एक बहुत अच्छा इंसान था। उस ट्रक वाले ने सारी बात जाकर अपने मुखिया को बताई, तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो रमाबाई के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर करेंगे और लड़कियों के ख़रीद फ़रोख्त के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। रमाबाई के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज करवाई और मुझे गवाह भी बना दिया गया। लेकिन यहाँ कानून की पकड़ इतनी मजबूत नहीं है कि कुछ दिन हवालात की हवा खाने के बाद रमाबाई फिर दोबारा अपने कोठे पर पहुँच गई थी और पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई थी। मगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिस इंसान को आज़ादी चाहिए होती है तो वो उसे आज़ादी मिल सकती है। अगर कोठे पर आने वाली लड़की अपनी हालात पर भगवान से प्रार्थनाएं करे तो उस कोठे से निकलने का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। मैंने अभी इस मामले को भगवान और उनके भक्तों पे छोड़ दिया है। बस मैंने एक बात सीख ली है कि कठिन समय में भी अगर इंसान भगवान को पुकारता है तो मदद वहाँ से मिलती है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। जहाँ मैंने इस समाज का इतना बुरा रूप देखा था, मैंने ट्रक ड्राइवर उसकी बीवी का एक बहुत खूबसूरत रूप भी देखा था। अगर हमारे हिंदुस्तान में रमाबाई जैसी औरतें हैं तो ड्राइवर की बीवी जैसी औरतें भी तो हैं।
जो बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करती हैं और उन्हें सीने से लगा लेती हैं। मैं सिर्फ बुराई को ही नहीं बताऊंगी, बल्कि ये जो अच्छाई मैंने देखी है उसे भी बताऊंगी, क्योंकि ये अच्छाई भी मेरे ही मुल्क में है। आपका क्या ख्याल है? क्या मैंने उस नक्शे को वहीं छोड़कर ठीक किया? क्या कभी कोई लड़की कोठे की ज़िंदगी से तंग आकर गीता खोलेगी और उस नक्शे से मदद लेगी? क्या हमारे मुल्क में ऐसी तवाइफों के लिए कोई कानून नहीं है जो मासूम लड़कियों की ख़रीद फ़रोख्त करती हैं? क्या वाकई हमारे मुल्क में कानून सबके लिए एक है? इसका जवाब आप लोगों को भी मालूम है और मुझे भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कानून की पकड़ इतनी मजबूत हो कि फिर कोई किसी की बेटी को बेचने की हिम्मत ना कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।